गुड मॉर्निंग दोस्तों। दरअसल बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया है। शायद 30 अप्रैल को एग्ज़ाम आप लोगों का आयोजित किया जाएगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। दरअसल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को अगर कमांड कर लिया जाए तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बीपीएससी के लिए। तो करंट अफेयर्स में समस्या ये है कि हम लोग पिछले एक वर्षों को या एक वर्षों का जो भी न्यूज़ है उसको खंगालते रहते हैं, अलग अलग मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, और आजकल यूट्यूब है, इंटरनेट से। लेकिन समस्या ये होता है इसमें कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा पढ़ा जाए, कौन सा छोड़ा जाए। तो ये जो कड़ी है हमारा, इस कड़ी के माध्यम से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को फोकस करने वाले हैं, जिसको आप टाइम निकाल करके सुन लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा है। आप समझ सकते हैं एक साल में पूरी दुनिया में कितनी घटनाएं होती रहती है, उसमें से कैसे हम डिसाइड करें कि ये हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है और कौन सा यूजलेस है। ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान यही है कि थोड़ा सा हमारे अनुभव का आप लोग फ़ायदा उठाएं और इसका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो आज हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से, ये कई कड़ियों में आते रहेगा एग्ज़ाम तक आपका बीपीएससी का, उसके बाद फिर यूपीएससी का जब होगा तो यूपीएससी के लिए भी 1-2 महीना पहले आपको दे दिया जाएगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम लोग 1-1 मिनट में डिस्कस करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितना हो सकेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा का एक कड़ी होगा। तो पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अभी हाल ही में मिताली राज चर्चा में थी। हाँ, वही क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर मिताली राज। मिताली राज को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इनको वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, हाँ वही जो इससे पहले खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब राजीव गांधी खेल रत्न के जगह पे इसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है या पहला खिलाड़ी है मिताली राज। याद रखिएगा, क्रिकेटर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैक्स जो वर्ड है, वैक्स, VAX, वैक्स, ये वैक्स वर्ड बेसिकली वैक्सीन को, कोवैक्सीन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैक्स वर्ड को, शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, इस साल सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्द के रूप में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है वैक्स शब्द को। तो दूसरा न्यूज हुआ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखना चाहिए। वैक्स वर्ड है मोस्ट ऑफ द यूज कर सकते हैं वर्ड जो पिछले 2021 में यूज किया गया है, वैक्सीन शब्द। एक और न्यूज है, वो न्यूज है डेमन गैलगट। डेमन गैलगट वो व्यक्ति हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। डेमन गैलगट, डेमन गैलगट को वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार दरअसल आप समझ सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं गैलगट। इनकी एक पुस्तक है द प्रॉमिस, द प्रॉमिस को दिया गया है। बुकर पुरस्कार दरअसल साहित्य जगत में दिया जाने वाला, साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। और ये पुरस्कार मिला है डेमन गैलगट को, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाला है। ये भी आप याद रखिएगा। हम वही क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, वही न्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं जो आपके लिए याद रखना है। आपसे 40 to 45 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो 40 to 45 क्वेश्चन के लिए
हम काहे के लिए 10,000 न्यूज़ याद करें, 10 के न्यूज़ याद करने जाएंगे। हम उतना ही याद करेंगे, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि 400 न्यूज़ ही याद रखें, सुन करके रखें अपना दिमाग में, उसी से मेरा काम चल जाए। और भी तो सब्जेक्ट है, और भी तो विषय है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक कमेटी गठित किया गया है, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन कमेटी या समिति। आर.वी. रविंद्रन समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा पेगासस मामले की जांच के लिए गठित की गई है। आर.वी. रविंद्रन कमेटी, आर.वी. रविंद्रन कमेटी पेगासस मामले। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है जो जासूसी का काम कर रहा था। दरअसल हाल ही में विपक्षी दलों ने सरकार से ये शिकायत लगाई थी कि पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार विपक्ष के नेताओं का ये कराती है, उनके खिलाफ खुफिया लगाती है और उनके गतिविधियों पर ध्यान रखती है। ये कमेटी का याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि आर.वी. रविंद्रन कमेटी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या क्यों चर्चा में है। तो पेगासस मामले की जांच करने के लिए गठित की गई थी। एक और न्यूज़ है आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उन्हीं न्यूज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक का मतलब ये है कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, वो स्टेट अपने एनर्जी का उपयोग, यूटिलाइजेशन कितने बेहतर तरीके से करते हैं और उस यूटिलाइजेशन के दौर में कितना वो नुकसान होने से बचाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ का यूज कुछ इस तरह से करें कि उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, मिसयूज कम हो। तो एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है, ही ऊर्जा दक्षता है। इसमें अगर देखा जाए तो भारत का जिस राज्य को पहला स्थान मिला है वो कर्नाटक को मिला है। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें आपको याद रखना चाहिए। एक और न्यूज़ है आपके लिए समुद्रयान। समुद्रयान आप सुने होंगे, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान। उसी तरह से समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है भारत के द्वारा। ये चेन्नई से शुरू किया गया है, चेन्नई यानी मद्रास से। इस मिशन के माध्यम से भारत दरअसल समुद्र के सतह में का अन्वेषण करेगा या एक्सप्लोर करेगा और अलग अलग जो को भी संसाधन है या रिसोर्सेज है या कुछ भी इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल हो या फिर हाइड्रोस्फीयर से संबंधित जो भी न्यूज़ेज हैं या अन्वेषण होगा, उसकी खोज करेगा। इस मिशन को कहा गया है समुद्रयान और चेन्नई से शुरू किया गया है, जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में महिलाओं का अंडर 21 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का हॉकी राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं महिला खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय हॉकी टीम का उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया के तहत, खेलो इंडिया जो भारत सरकार का ये है, वो नई दिल्ली से शुरू किया गया है। और खेलो इंडिया के तहत खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स या खेलो यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं खोला गया है कर्नाटक में, जो आपको याद रखना है। तो खेलो इंडिया का राष्ट्रीय स्तर का महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में, याद रखिएगा। एक और न्यूज़ है आंध्र प्रदेश, उस न्यूज़ को लेकर के अभी चर्चा में रहा है। वो चर्चा है कि जो हाइड्रोजन आधारित जो एक ग्रिड की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश से, हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग करने के लिए एक ग्रिड की स्थापना की गई है
जहां से हाइड्रोजन एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस ग्रिड से। और उसका नाम है माइक्रो ग्रिड परियोजना, हैदराबाद से शुरू किया गया है। और ये फ्यूल सेल एनर्जी के जगह पे काम करेगा, यानी कि जो अभी तक से हम लोग जो हमारा परंपरागत ऊर्जा रहा है उसके जगह पे अब हम लोग ग्रीन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसमें हाइड्रोजन एनर्जी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए भारत सरकार ने छोटे छोटे स्तर पर ग्रिड बना करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से हुआ है। एक और नाम याद रखिएगा, एलन मस्क का। एलन मस्क ये वो पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनको टाइम्स मैगजीन ने अपने मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है। नाम है इनका एलन मस्क। एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर से डिक्लेयर किया गया है। और आपको पता ही है कि इन्होंने ही स्पेस एक्स, अमेरिका के हैं, स्पेस एक्स इन्होंने ही अमेरिका में प्राइवेट जो या निजी अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले व्यक्ति हैं, या अंतरिक्ष यान भेजने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, ये विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण कंपनी टेस्ला के भी प्रमुख हैं। और इनके बिजनेस परफॉर्मेंस या बिजनेस दूरदर्शिता कह सकते हैं आप, के वजह से टाइम मैगजीन, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, जिसके कवर पृष्ठ में आना लोगों के लिए एक ख्वाब की तरह होता है। और बिहार के इससे पहले आनंद कुमार भी उसमें शामिल हो चुके हैं, और भी लोग शामिल होते रहते हैं समय समय पर। तो इसमें एलन मस्क को दर्जा दिया गया है। इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर से ये किया गया है, या हीरोज ऑफ द ईयर भी कहा गया है। एक और न्यूज़ है, जैसे हम लोग कर्नाटक में एक खेल होता है भैंसा दौड़ का, उसको कंबाला कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंबाला खेल का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये कर्नाटक में होता है। और ये भैंस दौड़ होता है, भैंसा का दौड़। जैसे जल्लीकट्टू होता है बैलों का दौड़, उसी तरह से भैंसों का दौड़ होता है कर्नाटक में, वो कहा जाता है कंबाला है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सऊदी अरब अभी चर्चा में रहा है। सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार वर्ष 2021 में ये जो भी न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं वो दरअसल पिछले एक वर्षों का है, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का है। तो इस बीच जो भी ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आपके लिए यूजलेस है, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि आप सुन लीजिए और एग्जाम में पूछा जा सकता है। उससे कंसर्न कोई और भी ऐसा मुद्दा होगा जो बताने लायक होगा तो हम बताते चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे यूएई का। तो यूएई पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी चर्चा में रहा है, और इस बार चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। कोई भी उसका ऑफिशियल वर्क, क्लास या कोई भी काम अब पेपर पे नहीं होता है, बल्कि डिजिटल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के माध्यम से सारे काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए विश्व का पहला पेपरलेस कंट्री के रूप में यूएई को डिक्लेयर किया गया। इससे पहले वो अपने मंगल मिशन होप, जो मंगल यान भेजा था होप, उसके लिए भी चर्चा में रहा है। इसके अलावा यहाँ एक परमाणु प्लांट भी खोला गया था जिसका नाम था बाराकाह परमाणु, यूएई में ही। ये भी हो सकता है, याद रखना है। और दूसरा ये कि ये अभी हाल ही में आईपीएल जो हुआ है 2020, ये यूएई में ही हुआ था। तो ये 3-4 न्यूज़ आप जेहन में रखिएगा, यूएई से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, मिडिल एशिया से ही है। मिडिल एशिया दरअसल एशिया के, अगर आप मैप देखें तो मिडिल एशिया में वो देश शामिल है जहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन
वहाँ के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। न तो वहाँ पे बारिश होता है, न तो वहाँ पे हरा भरा वनस्पति है, न तो कोई हमारी तरह बदलती मौसमों का मज़ा मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पे आतंकवाद भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लोक व्यवहार में है। जीवन जीने का एक सहारा कि कहीं से भी पैसा मिल जाए। तो मिडिल एशिया अभी इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि मिडिल एशिया के जो देश हैं, मोदी डिप्लोमेसी या मोदी कूटनीति के वजह से ये जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 73वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, मिडिल एशिया के देशों को आमंत्रित किया गया है। तो याद रखिएगा, मिडिल एशिया में बेसिकली कजाकिस्तान आता है। ये भी आपके लिए ज्योग्राफी के लिए सवाल है, जीएस करंट अफेयर से अलग हट करके। कजाकिस्तान 5 देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 ऐसे देश हैं जो मिडिल एशिया में आते हैं और इनको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया है। एक और नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, मिस यूनिवर्स जिनको मिला है हरनाथ संधू को, वर्ष 2000 कर सकते हैं आपकी 21 का हरनाथ संधू को मिला है। याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स चंडीगढ़ की रहने वाली हैं हमारी। इससे पहले भी मिल चुका है भारत को। भारत की 2 महिलाएं इसमें रही है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। एक और आपके लिए न्यूज़ है, नाम है उनका प्रोफेसर नीना गुप्ता। प्रोफेसर नीना गुप्ता इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इनको रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर नीना गुप्ता महान गणितज्ञ रामानुजम, आपको पता ही है, रामानुजम के नाम पे दी जाने वाली अवार्ड इस बार प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी अवसर पर इन्हें दिया गया है। एक इंडेक्स लेते हैं हम लोग, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। हेल्थ सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी कि विश्व स्तर पर विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में भारत की क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि अक्सर सूचकांक से एक या दो सवाल पूछे जाते रहे, कभी ह्यूमन इंडेक्स, कभी हंगर इंडेक्स, कभी हैप्पीनेस इंडेक्स, कभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कभी व्यापार प्रतियोगिता इंडेक्स। इस तरह के कई जो विश्व में इंडेक्स जारी किया जाते हैं, उन इंडेक्सों में से सवाल पूछा जाता रहा है। तो इस बार हेल्थ इंडेक्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी विश्व समुदाय वर्ल्ड पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इस तरह के महामारी से प्रभाव नहीं पड़ा हो। तो इसलिए स्वास्थ्य के मामले में जो भारत की स्थिति रही, उसमें भारत 66वें स्थान पे रहा। अगर आप देखें तो स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 66 रैंक रहा। यहीं पे एक और तथ्य भी जान लीजिए, मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 131वां, हम 2021 की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत की रैंकिंग 131वां रही है। ये भी इसलिए बता दिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता रहा है। एचडीआई दरअसल 3 पैमाने पर निर्धारित किया जाता है। एक तो लिटरेसी या साक्षरता, पहला लिटरेसी, दूसरा जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति इनकम, पर आप कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इन 3 मानकों के आधार पर एचडीआई मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया जाता है और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है और स्वास्थ्य सूचकांक में 66। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं और कौन सा न्यूज़ है हमारे लिए जो आपके लिए। हाँ, एक और है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स दरअसल वो गीली भूमि या दलदली भूमि को कहा जाता है जहाँ पे इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल रिच होता है वो एरिया,
या इकोलॉजिकल रिच होता है, दलदली क्षेत्र। आप देखेंगे कि भारत का जो तराई रीजन है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे हमको दलदली क्षेत्र मिलता है जहाँ वर्ष भर पानी जमा रहता है। तो वो उसका जो इकोसिस्टम है हमारे लिए या स्थानीय क्षेत्र, उस स्थानीय क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत का टोटल 47 साइट्स को रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। रामसर साइट, रामसर दरअसल ईरान का एक प्लेस है जहाँ पर पहली, इसको इंग्लिश में वेटलैंड भी कहा जाता है। और भारत का टोटल 47 स्थानों को इस रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर दरअसल एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ईरान का एक जगह 1971 में। उसी सम्मेलन में ये जो वेटलैंड भूमि है उसकी रक्षा करने, उसको बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया था और उसका जो इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया जाए, उसको बनाए रखा जाए, ये निश्चित किया गया था। तो भारत का टोटल 47 साइट्स हैं जो रामसर में शामिल किए गए। और हाल ही में दिसंबर में 2021 में आप देखेंगे कि हैदरपुर यूपी में है, यूपी में हैदरपुर को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, हैदरपुर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, रामसर साइट है क्या, कब कन्वेंशन हुआ था ये, और अभी लेटेस्ट में कौन शामिल हुआ है, तो ये यूपी का हैदरपुर। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो आपको याद करके रखना चाहिए था। एक और याद रखिएगा, अवार्ड से ही संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के जगत में दिए जाने वाला, जैसे वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य जगत में दी जाने वाली पुरस्कार बुकर होता है, उसी तरह से भारत का साहित्य जगत का एक सम्मानित पुरस्कार है जिसमें निबंध, कविता, गद्य, पद, जो भी रचना आप करते हैं उसमें, ये उपन्यास, तो उसमें जो आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है तो उसमें साहित्य अकादमी के द्वारा आप नहीं कह सकते हैं, ज्ञानपीठ, भारत सरकार के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दरअसल नीलमणि फुकन को दिया गया है। इस बार 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि याद रखिए, नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। लगभग 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लिखी गई साहित्य 23 भाषाओं में लिखी गई। एक और नाम याद रखिएगा, ओलाफ सॉलत्स का। ओलाफ सॉलत्स एंजेलिना मर्केल के जगह पे जर्मनी के चांसलर बने हैं। ओलाफ सॉलत्स, OLAFSOULATH, ओलाफ सॉलत्स, SATS, ओलाफ सॉलत्स। हिंदी में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओलाफ सॉलत्स जर्मनी के नए चांसलर। इससे पहले एंजेलिना मर्केल थी और ये बने हैं। जर्मनी की राजधानी आपको पता ही है, बर्लिन है, और यहीं के हिटलर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ है जो भारत के पहले साइकाट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे। उनका नाम है शारदा मेनन। ये आप कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला साइकाट्रिस्ट थी, शारदा मेनन। इनका निधन हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शारदा मेनन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी। तो इंडिया, शारदा मेनन शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ द साइकाट्रिस्ट, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी ऑफ साइकाट्रिस्ट, या भारत की पहली महिला जो साइकाट्रिस्ट थी। और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़, एक और न्यूज़ है आपके लिए जो आपको जानना चाहिए। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021, इसमें जर्मनी ने
सॉरी आप कह सकते हैं अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके जीता है। तो भारत ये अर्जेंटीना गोल्ड मेडल, जर्मनी सिल्वर और कांस्य पदक नहीं ये ठीक है। जूनियर हॉकी टीम में गोल्ड मेडल जीता है अर्जेंटीना और सिल्वर मेडल जीता जर्मनी ने। अच्छा, एक और डेविस कप से सवाल पूछा जाता है। डेविस कप दरअसल टेनिस टूर्नामेंट है और इस बार जो डेविस कप जीता गया है वो रूस के द्वारा जीता गया है क्रोएशिया को हरा करके। तो डेविस कप विजेता आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जीता है डेविस कप, तो वो रूस ने जीता है। हाँ, एक और न्यूज़ है आपके लिए, IMF से संबंधित है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित, कि उसका जो प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक जो नियुक्त किया गया है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है IMF का। तो आप याद रखिएगा कि गीता गोपीनाथ क्यों चर्चा में रही हैं। तो गीता गोपीनाथ भारत की वो महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं, गीता गोपीनाथ। IMF से ही संबंधित है। IMF दरअसल वाशिंगटन DC में है, अमेरिका की जहां राजधानी है वाशिंगटन DC। और IMF से एक संबंधित एक और टर्म याद रखिएगा, SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट से पता चलता है कि किस देश का IMF में कितनी हिस्सेदारी है, कितना शेयर या योगदान है किसी देश का, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो भारत का 1.5 to 2, कभी 2.5 तक इतना ही शेयर होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। नेक्स्ट एक और है बिहार के लिए विशेष करके। इस बार बिहार के लिए अच्छा न्यूज़ ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, जो अक्सर दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है, वर्ष 2021 में किया गया है, उसमें बिहार को गोल्ड मेडल दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। तो BPSC के लिए ये थोड़ा सा संभावित है, हो सकता है आपसे पूछ दे। एक और न्यूज़ जो अक्सर पूछा जाता है चक्रवात से संबंधित, जो समय समय पर साइक्लोन आता है। तो आपको पता ही है कि अलग अलग कोस्टल रीजन में चक्रवात आते रहते हैं। तो 2021 में कुछ चक्रवात आए हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा जो आपसे पूछा जाता है। तो एक आया है जवाद चक्रवात, JAWAD, जवाद साइक्लोन, जवाद। ये दरअसल सऊदी अरब में आया है जवाद साइक्लोन या चक्रवात। ये मरुस्थल में उठने वाला ये चक्रवात का कॉन्सेप्ट क्या है? तो चक्रवात उसी जगह पे आता है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, जहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और वो एक खाली स्थान के रूप में हो जाता है। तो उस ऐसी स्थिति में चारों तरफ की हवाएं उस जगह पे जोर शोर से भरने के लिए चली जाती है, उसी को चक्रवात करते हैं। तो चक्रवात दरअसल जिसके केंद्र में निम्न दाब हो और चारों तरफ हाई प्रेशर हो, उच्च दाब हो, तो हाई प्रेशर से हवाएं जब निम्न दाब की ओर चलने लगती है, आने लगती है, तो उसी को हम चक्रवात कहते हैं। और ये चारों तरफ से आती है, इसीलिए पहुंच करके यहाँ पे घूमने लगती है और घूम करके जब ऊपर उठने लगती है, तो इसी को हम चक्रवात कहते हैं। एक एंटी साइक्लोन भी होता है जो ऊपर से उठ करके नीचे आता है, ऊपर से उठ करके चारों तरफ नीचे नहीं आता है, चारों तरफ फैलता है। यानी कि जहाँ का केंद्र में हाई प्रेशर हो और चारों तरफ लो प्रेशर हो, तो वहाँ से हवाएं चारों तरफ फैलती है, तो उसको हम लोग एंटी साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन में जहाँ पे केंद्र में निम्न दाब का जगह हो, और जो केंद्र होता है साइक्लोन का, जो मेन होता है, उसको आँख कहा जाता है। ये टर्म भी याद रखिए, ज्योग्राफी में हो सकता है मैं भी पूछ दें। इसी तरह से 2021 में और भी चक्रवात आया था, जैसे तौ आकाते, ये
तो आकाते 2021 में आया था पहला चक्रवात म्यांमार में। तौवाकाते एक छिपकली है म्यांमार का, तो उसी के नाम पर तो ये चक्रवात तौवाकाते। गुलाब चक्रवात आया पाक में, शाहीन चक्रवात आया कतर में, और यास चक्रवात आया ओमान में। यास, तो ये कुछ चक्रवात 2021 में आए हैं जिसको आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि फलना चक्रवात कहाँ पे आया। तो जवाद चक्रवात आया था सऊदी अरब में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और बात, एक और न्यूज़ आपके लिए। प्रवीण राव 2021 में चर्चा में रहे। प्रवीण राव चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्हें भारत का या हरित क्रांति के जनक, फाउंडर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आपको पता है ये स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इनके नाम पे एक अवार्ड शुरू किया गया था, स्वामीनाथन अवार्ड, जो हरित क्रांति के क्षेत्र में या अधिकतम उत्पादन के लिए जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं, कृषि का उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो भी वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करते हैं श्रेष्ठतम, उनको स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। तो वी प्रवीण राव को इस वर्ष स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं। अक्सर आप टीवी डिबेट में संबित पात्रा को तो जानते ही होंगे, बीजेपी के कुशल प्रवक्ता हैं, और उनको बेसिकली पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो ये कम से कम 15-20 न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद फिर दूसरी कड़ी हम आपको नेक्स्ट देंगे। ऐसे ऐसे करके हर दिन आप थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए। इतना ही भी सुन लीजिएगा आपको तो आधा घंटा करके, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग हम गारंटी देते हैं कि अगर 40 to 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इससे आप आराम से 30 to 35 कर सकते हैं। 100% तो नहीं लेंगे क्योंकि 100% के लिए फिर थोड़ा सा और विस्तार देना पड़ेगा, लेकिन कम समय में आप 30 to 35 क्वेश्चन कर सकते हैं।